हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम लोग यूनिट 7 जो कि है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी डिस्कस करेंगे। और यूनिट को हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के टर्म्स में डिस्कस कर रहे होंगे। यूनिट 7 इज़ ऑल अबाउट द करंट चैलेंजेस। इंडिया में जो भी करंट चैलेंजेस हैं, यहाँ पे चैलेंजेस बोलने का मतलब हुआ प्रॉब्लम्स जो कि इंडियन इकोनॉमी फेस कर रही है। तो करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, ये हमारा यूनिट रहेगा। इस यूनिट के अंदर जब हम डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस डिस्कस करेंगे तो उसको हम लोग चैप्टर वाइज बांट करके डिस्कस कर रहे होंगे। और अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें तो देखो, सबसे पहला प्रॉब्लम जो इंडिया में है वो है गरीबी का। सबसे पहली समस्या है गरीबी। तो गरीबी चूंकि एक बड़ी समस्या है, मुख्य समस्या है, तो ये हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए एक चैलेंज है, चुनौती है। और इस चैलेंज को, इस चैप्टर को, लाइक इस पॉवर्टी के चैप्टर को हम लोग चैप्टर 1 करके डिस्कस कर रहे होंगे। तो इस चैप्टर के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे, वो क्वेश्चंस हम लोग 1 बाय 1 करके MCQ फॉर्म में डिस्कस कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का क्लास हमारा उसी बारे में है। तो आज का चैप्टर है पॉवर्टी, गरीबी। और गरीबी से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं, हम आज के क्लास में उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। देखो, गरीबी को मापने के लिए गरीबी रेखा, जिसको पॉवर्टी लाइन कहा जाता है, एक कॉन्सेप्ट दिया गया था। ठीक है, कि एक लाइन रहेगा, एक पैमाना होगा। इस लाइन के बिलो जितने भी लोग होंगे, इस लाइन के नीचे जितने भी लोग पाए जाएंगे, वो आपके क्या कहलाएंगे? BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन। और इस लाइन के ऊपर जितने भी लोग होंगे देश में, उसको हम कहेंगे APL, एबव पॉवर्टी लाइन। तो APL के अंदर जितने भी लोग आ रहे हैं, ये रिच की कैटेगरी में जाएंगे, वेरी रिच की कैटेगरी में जाएंगे, इस तरह से कैटेगरीज बांटी गई। और APL के अंदर जितने भी पॉपुलेशन इंक्लूड होंगे, वो पुअर की कैटेगरी में जाएंगे। पुअर में भी बहुत वैरायटी है जो कि हम लोगों ने चैप्टर के अंदर डिस्कस करने हैं। तो इस तरह से पॉवर्टी लाइन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि देश में जनसंख्या को गरीब और अमीर के बीच में बांटने में हेल्प करता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 पूछता है कि इस पॉवर्टी लाइन के कॉन्सेप्ट को आज़ादी से पहले प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में देने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है, किसके द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया? तो ऑप्शंस चेक करेंगे। सबसे पहला है डॉक्टर VKRV राव, दूसरा है अमर्त्य सेन, तीसरा है दादा भाई नौरोजी, और चौथा है RC देसाई। देखिए, कहीं ना कहीं चारों जो नाम हैं, ये गरीबी से संबंधित कॉन्सेप्ट देने में इनका नाम ज़रूर आता है। लेकिन जब हम बात करते हैं प्री इंडिपेंडेंट इंडिया की, आज़ादी से पहले, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा इंडियन इकोनॉमी में पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट जो है वो इनिशिएट किया गया था। ऑप्शन C पहले सवाल का जवाब होगा। दादा भाई नौरोजी ने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो था बेस्ड आपके जेल कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स पर, जिसमें दादा भाई नौरोजी ने गरीबी रेखा को परिभाषित करते हुए कहा था कि जेल में रहने वाले कैदियों को जितना भोजन दिया जाता है, वो उसको उन्होंने एक मान्यता, एक एस्टिमेट के तौर पर लिया, और उससे कम भोजन पाने वाले व्यक्ति को उन्होंने गरीब कंसिडर किया, और उससे अधिक और उतना भोजन पाने वाले को उन्होंने अमीर बोला। तो पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट आज़ादी से पहले देने का श्रेय जाता है दादा भाई नौरोजी को। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स इज एसोसिएटेड विथ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पुअर। देखिए, गरीबी को दूर करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कई तरह के प्रोग्राम्स जो हैं वो बनाए गए हैं, चलाए गए हैं। तो वो प्रोग्राम्स जो कि फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल स्टेटस से संबंधित है गरीबों के, उस प्रोग्राम का नाम बताइए। मतलब किस प्रोग्राम में सरकार ने खाने पर जोर दिया गरीबी को दूर करने के लिए? अगर आप इस सवाल को ऐसे समझेंगे तो बेहतर रहेगा।
पहला जो ऑप्शन है वो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस सिस्टम हम नाम सुनते हैं। इस सिस्टम के तहत क्या है, तो बहुत ही कम कीमतों पर सरकार के द्वारा गरीबों को अनाज, खाद्य पदार्थ जो है वो मुहैया कराए जाते हैं। तो ये एक फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पुअर से रिलेटेड प्रोग्राम है। तो ऑप्शन ए सही होगा जवाब इस सवाल में। ऑप्शन बी भी देख ले, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ये जो प्रोग्राम है ये भी चाइल्ड के डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जिसमें चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए जो मिनिमम लेवल ऑफ न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है उससे संबंधित ये स्कीम है। तो देखो कहीं ना कहीं ये फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल लेवल से संबंधित है, तो ये भी इसका ऑप्शन में सही है। ऑप्शन सी जो है वो है मिड डे मील स्कीम, जिसमें स्कूलों में शिक्षा को बढ़ावा देते हुए सरकार ने खाद्य पदार्थ जो है या खाना जो है एक वक्त का खाना बच्चों को देने की योजना चलाई है। काफ़ी इफ़ेक्टिव भी ये प्लान रहा है और इसकी वजह से एजुकेशनल स्टेटस जो है कंट्री का उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी हुआ है। तो देखें इस सवाल में ए बी सी तीनों के तीनों सही जवाब हैं, इसलिए ऑल ऑफ दीज जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ए कट ऑफ पॉइंट in terms of monthly per capita expenditure categorizing people as poor and non-poor indicates। देखिए पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करने के लिए शुरू से कई अलग अलग लोगों ने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए। फाइनली इसके कॉन्सेप्ट को दो तरह से दिया गया, एक कैलोरीज के बेसिस पर, पॉवर्टी लाइन को कैलोरीज बेसिस पर डिफाइन किया जा सकता है, और दूसरा है कि इसको मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर के बेसिस पर भी डिफाइन किया जाता है। ठीक है, कैलोरीज मतलब अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज में बटा हुआ है। अर्बन एरियाज के पीपल के लिए मिनिमम कैलोरीज है 2100 डेली और रूरल एरिया के लिए है 2400 डेली। तो अगर कोई व्यक्ति 2400 कैलोरीज पर डे से कम इनटेक कर रहा है तो वो गरीब है, 2400 और उससे अधिक कर रहा है तो वो अमीर है। अर्बन एरिया में है कि अगर कोई 2100 कैलोरी पर डे से कम कंज्यूम कर रहा है तो वो गरीब होगा, और अगर उससे अधिक या उतना कर रहा है तो वो अमीर है। तो ये कैलोरीज इनटेक के बेसिस पर है पॉवर्टी लाइन का कैटेगराइजेशन वर्तमान में। दूसरा है MPCE, ये है मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। इसमें देखा जाता है कि मंथ में फूड आइटम्स पर कितना एक व्यक्ति जो है वो एक्सपेंडिचर करता है, और उसका भी मिनिमम सीमा जो है वो तय किया जाता है 816 रुपये फॉर रूरल एरियाज और 1000 रुपीज़ फॉर अर्बन एरियाज। तो इस तरह से मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर के बेसिस पर भी पॉवर्टी लाइन को डिफाइन किया गया है। अब कहते हैं कि इस तरह से जो कट ऑफ पॉइंट बनाया जा रहा है ये लोगों को पुअर और नॉन पुअर जो इंडिकेट करता है, तो ये किस तरह की गरीबी है, ये बेसिकली है क्या? तो रिलेटिव पॉवर्टी को दिखाने के लिए करता है? नहीं। पर कैपिटा इनकम को दिखाने के लिए ये यूज़ किया जाता है? नहीं। पॉवर्टी लाइन को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है MPCE, तो बिल्कुल मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया है आपको। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लें, हेड काउंट रेशियो के लिए ये यूज़ नहीं होता। ऑप्शन सी सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। बात समझ में आ रही है सबको? नेक्स्ट, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर एक तरह का कट ऑफ पॉइंट है जो कि पॉवर्टी लाइन के लिए इस्तेमाल होता है, बस इतना समझें आप। अगला सवाल है, परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इज नोन एज। वो लोग जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं उन लोगों को हम क्या कहेंगे? वो परसेंटेज ऑफ पीपल क्या कहलाएगा? तो ऑप्शंस पे, ऑप्शन ए पॉवर्टी रेशियो, ऑप्शन बी रिलेटिव पॉवर्टी, ऑप्शन सी हेड काउंट रेशियो, ऑप्शन डी पॉवर्टी इंडेक्स। देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हेड काउंट रेशियो को ये दिखाएगा, और पॉवर्टी लाइन के नीचे जितने भी लोग हैं पर हेड काउंट रेशियो को वो इंडिकेट कर रहा है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम मूव कर जाएंगे हमारे अगले सवाल पे जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। बोलता है द पीरियोडिकल सैंपल सर्वे फॉर एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया इज कंडक्टेड बाय। ठीक है, इंडिया में पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करते हुए जो पीरियोडिक सैंपल सर्वे है वो किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है? गरीबी को मापने के लिए सैंपल सर्वे किया जाता है, जो कि किसके द्वारा होता है? ये ऑप्शंस में से आपको देखने हैं। सबसे पहला है ऑप्शन सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO। देखिए ये डेटा कलेक्ट करता है
अलग अलग मुद्दों पर, पॉवर्टी लाइन से ही संबंधित ये नहीं है बस। ऑप्शन बी है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, एनएसएसओ। इसका नाम हम लोगों ने यूनिट 2 में सुना है, पढ़ा है, कलेक्शन ऑफ डेटा जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पे। इस पे हम आते हैं आगे। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसका नाम ही है रूरल डेवलपमेंट, ये रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। गरीबी इसमें जरूर आ रहा है लेकिन सिर्फ वो नहीं आ रहा। नेक्स्ट ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं। ऑप्शन बी जो है एनएसएसओ, ये कंट्री में नेशन वाइड सर्वे करता है, और नेशन वाइड जो सर्वे है ये करता है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज पर। जो भी कंट्री में सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज हैं उससे संबंधित डेटा जो है ये कलेक्ट करने का काम है आपके एनएसएसओ का। तो एनएसएसओ ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पे पूछ रहा है ऑन व्हाट बेसिस डू द इकोनॉमिस्ट आइडेंटिफाई द पुअर। किस आधार पर इकोनॉमिस्ट ने किसी भी व्यक्ति को या पुअर को आइडेंटिफाई करने का क्या आधार बनाया है अर्थशास्त्रियों ने? इनकम, ओनरशिप ऑफ एसेट्स, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, बोथ ए एंड बी। इसका सही जवाब होगा बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी। इकोनॉमिस्ट के अनुसार इनकम लेवल और ओनरशिप ऑफ एसेट्स, आपके पास कितनी संपत्ति है और आपका आय का क्या स्तर है, इन दोनों ही आधार पर एक गरीब व्यक्ति को पहचाना जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, जहां पे पूछ रहा है ऑन व्हाट बेसिस डज द प्लानिंग कमीशन एस्टिमेट लेवल ऑफ पॉवर्टी इन द कंट्री। कंट्री में गरीबी के स्तर को मापने के लिए प्लानिंग कमीशन जो है वो किस आधार पर गरीबी को मापता है? सबसे पहला ऑप्शन है पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा है ऑक्यूपेशन, तीसरा है एनुअल इनकम, और चौथा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इस सवाल का जवाब आप खुद ही देंगे, अभी अभी ऊपर के क्वेश्चंस में हमने डिस्कस किया। ऑप्शन नहीं, इसका सही जवाब होगा ऑक्यूपेशन नहीं, एनुअल इनकम नहीं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं। प्लानिंग कमीशन पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेसिस पर मापता है कि देश में गरीबी का क्या स्तर है। चलिए अगले सवाल पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी। पहले तो आप समझो रिलेटिव पॉवर्टी क्या है। तो रिलेटिव पॉवर्टी एक तरह की कंपैरेटिव स्टडी होती है गरीबी की, जहाँ पे दो व्यक्ति है ए और बी। मान लीजिए ए का सालाना इनकम जो है, सालाना नहीं मंथली इनकम है 1 लाख रुपया, ठीक है 1 लाख रुपीज, और बी का जो मंथली इनकम है वो है 25,000 रुपीज। अब यहाँ पर जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो ए की तुलना में बी का सैलरी इनकम कम है, इसलिए बी जो है वो रिलेटिवली पुअर है। किसके रिस्पेक्ट में ये पुअर है? तो ए के रिस्पेक्ट में ये गरीब है। इस तरह से रिलेटिव पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट जो है वो कंपैरिजन में आपको बताएगा कि कौन व्यक्ति, कौन सा स्टेट या कंट्री हम कंपेयर करते हैं, और कंपैरिजन में जो हमें कम मिलता है उसको हम रिलेटिव पुअर की कैटेगरी में डालते हैं। पूछता है कि क्या कारण होता है रिलेटिव पॉवर्टी का? पहला ऑप्शन है लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये भी हो सकता है। ऑप्शन बी है लैक इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, ये भी ठीक है। तीसरा है हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, और चौथा है लैक ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटी। अब देखो मैंने क्या बोला, रिलेटिव पुअर जो होता है वो एक तरह का कंपैरिजन होता है जो कि आप कंपेयर करते हो। तो कोई भी व्यक्ति, यहाँ पर अगर हम बी के इनकम को मान लो कि बी का इनकम 25 नहीं होता और बी का इनकम जो है वो होता 50 नहीं, चलो 75,000, तब भी बी का इनकम ए के इनकम से कम था, तब भी हम बी को क्या बुलाते कि ये रिलेटिवली पुअर है की तुलना में, लेकिन एक्चुअली ये गरीब है नहीं। लेकिन रिलेटिव पॉवर्टी की वजह से जब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं तो ये यहाँ पे गरीब मिल रहा है। तो अब ऑप्शंस में देखो कि रिलेटिव पॉवर्टी का मेन रीजन क्या है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात करते तो वो वाकई में गरीब होता, एब्सोल्यूट पॉवर्टी में जाता। हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन भी एब्सोल्यूट पॉवर्टी का रीजन है। लैक ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटी भी एब्सोल्यूट पॉवर्टी का रीजन है। ऑप्शन नंबर बी जो है इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, इनकम में आप देख सकते हो यहाँ साफ इनइक्वालिटी है। 25,000 रुपए का जो गैप है
उसकी वजह से बी यहाँ पर आपको रिलेटिव पुअर नजर आ रहा है. ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अर्बन पुअर. बोलता है कि फॉलोइंग में से अर्बन पुअर का कौन एक विशेषता नहीं है. तो अमीर और गरीब जो है वो तो एक कैटेगरी है ही. अर्बन और रूरल पुअर में भी हम लोग कैटेगराइजेशन कर देते हैं और उसके कारण अलग अलग होते हैं. अर्बन पुअर की बात करें तो ऑप्शन ए है, दे आर लार्जली द रूरल पुअर who migrate to urban areas in search of livelihood. बिल्कुल ये बात सही है. सेकेंड ऑप्शन भी फिर भी देखेंगे, दे आर यूजुअली इंगेज इन कैजुअल जॉब्स, उसको हम अर्बन पुअर बुलाएंगे. या फिर आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन है, दे आर यूजुअली इंगेज इन रेगुलर जॉब्स, उसको हम अर्बन पुअर कहेंगे. या चौथा, those who are self-employed are usually street vendors. एक बार सवाल देखो तो सवाल में कहता है which of the following is not the characteristics of urban poor. ओके, सवाल है not the poor, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि अर्बन पुअर के कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं आता. तो पहला तो आता है कि दे आर लार्जली द रूरल पुअर, जो कि शहरों में चले जाते हैं जॉब की तलाश में, तो वो होते हैं शहरी गरीब. ये सही है, इसलिए इस सवाल का ये जवाब नहीं होगा क्योंकि सवाल में हमें नहीं ढूंढना है. अच्छा, ऑप्शन बी कहता है दे आर यूजुअली इंगेज इन कैजुअल जॉब्स, ये भी सही बात है, इसलिए इस सवाल का जवाब ये नहीं होगा. चौथा ऑप्शन मैं चल रही हूँ, थर्ड को जंप किया है, कहता है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है और जो यूजुअली स्ट्रीट वेंडर्स है, सड़कों के किनारे जो काम कर रहे हैं, लाइक मोची का काम कर रहे हैं, साइकिल का पंक्चर बना रहे हैं, कुछ इस तरह का काम कर रहे हैं, तो ये भी गरीब हुए, इसलिए ये इस ऑप्शन में नहीं आ रहा. ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 9 का, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो लोग रेगुलर जॉब में हैं वो अर्बन पुअर नहीं है, दे आर नॉट पुअर एक्चुअली. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में है, सेकेंड क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, देखेंगे फटाफट से, which of the following programs has been restructured as National Rural Livelihood Mission. कौन सा ऐसा इंडियन गवर्नमेंट का प्रोग्राम है जो कि वापस से बना करके उसका नाम कर दिया गया नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन. ठीक है, NRLM, ऐसा कौन सा प्रोग्राम है. तो उसका जवाब है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. इसके नाम को बदलकर कर दिया गया है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन. ये रिस्ट्रक्चर्ड हुआ है. ठीक है, तो ऑप्शन ए सही जवाब क्वेश्चन नंबर 10 का. क्वेश्चन नंबर 11, SJSRY स्टैंड फॉर, फुल फॉर्म बताइए SJSRY का. देखो, पहला ऑप्शन स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, दूसरा ऑप्शन स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, तीसरा संपूर्ण जीवन शहरी रोजगार योजना, चौथा नन ऑफ दीज. पहले तो ऑप्शन हटाओ, चौथा नहीं होगा. तीसरा हटाओ, संपूर्ण जीवन शहरी रोजगार योजना नहीं है. सेकेंड ऑप्शन हटाओ, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना नहीं है. ऑप्शन ए सही जवाब है. SJSRY का फुल फॉर्म विच इज स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना. ये शहरी क्षेत्र में जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनके रोजगार से संबंधित योजनाएं हैं, और इस तरह से SJSRY का फुल फॉर्म हो जाएगा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना. चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12. द अर्लियर फूड फॉर वर्क प्रोग्राम हैज नाउ बीन कन्वर्टेड इनटू. बोलता है कि जो पहले का प्रोग्राम था फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ये प्रोग्राम अब किस प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया गया है. पहला, मिड डे मील स्कीम, नहीं. दूसरा, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, नहीं. तीसरा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, और चौथा देख लो मिनिमम नीड्स प्रोग्राम. नहीं, चौथा नहीं होगा. ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 12 का. महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जो है वो है फूड फॉर वर्क प्रोग्राम का न्यू वर्जन. ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है इस प्रोग्राम. अगला सवाल 13 नंबर, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग. मैंने अभी आपको बताया जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग का जो कॉन्सेप्ट है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था, और उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करने के लिए.
गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए जेल में रह रहे कैदियों का जो भोजन था, उनको जितनी मात्रा में दिया जा रहा था, उसको उन्होंने पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेटर मानते हुए देश में गरीब और अमीर के बीच में अंतर बताया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, कंपैरिजन ऑफ पुअर इन रिलेशन टू अदर पीपल, रीजन्स और नेशंस इज कॉल्ड। बोलता है कि जब आप कंपेयर करते हो गरीबों को किस रिस्पेक्ट में, तो इन रिलेशन टू अदर पीपल, रिलीजन, नेशन, तो वो किस तरह की गरीबी है? एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव पॉवर्टी होगी, ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन डी नहीं है, ऑप्शन बी सही जवाब है। रिलेटिव पॉवर्टी में हम कंपैरिजन ही करते हैं लोगों के बीच में, रीजन के बीच में, नेशंस के बीच में हम तुलना करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रीजन्स फॉर पॉवर्टी इन इंडिया। गरीबी के कारण पूछा जा रहा है इंडिया में। पहला है रैपिडली राइजिंग पॉपुलेशन, बिल्कुल। दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल। तीसरा है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, बिल्कुल। चौथा ऑप्शन सही होगा। गरीबी के बहुत कारण है इंडिया में, और यहाँ पे हम सारे रीज़न इसलिए ले रहे हैं बिकॉज कोई स्पेसिफिक नहीं किया है सवाल में, आपसे डायरेक्टली पॉवर्टी का रीज़न पूछा है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी या रिलेटिव पॉवर्टी नहीं पूछा है। अगर आपसे क्वेश्चन में एब्सोल्यूट पॉवर्टी का रीज़न भी पूछा जाता तो आपका जवाब यही होता। अगर रिलेटिव पॉवर्टी पूछता तो हमारा ऑप्शन बदलता। बात समझ में आ गई दोनों के बीच में डिफरेंस? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है, द पीपल हु नेवर मूव अबव द पॉवर्टी लाइन आर कॉल्ड। वो लोग जो कभी भी पॉवर्टी लाइन के ऊपर गए ही नहीं। देखो, एक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है जहाँ पे पॉवर्टी लाइन है, इसके बिलो ही लोग रहते हैं, वो हमेशा इसके नीचे ही पाए गए। तो वो लोगों को हम किस कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं? आर दे क्रॉनिक पुअर, आर दे नॉन पुअर? देखो, नॉन पुअर तो नहीं है, गरीब है वो, ठीक है ना। ओकेजनली पुअर वो होते हैं जो कि गरीबी रेखा, मान लो ये गरीबी रेखा है, पॉवर्टी लाइन है, तो जो लोग कभी ऊपर कभी नीचे, नहीं, ओकेजनली पुअर, मान लो ये गरीबी रेखा है, तो लोग जो हैं वो मोस्टली गरीबी रेखा के ऊपर ही हैं, समटाइम्स वो गरीबी रेखा के नीचे आ गए, तो ओकेजनली नीचे आए तो दे आर ओकेजनली पुअर। नॉन पुअर तो वो हैं जो हमेशा गरीबी रेखा के ऊपर पाए गए, तो वो नहीं होगा। चर्निंग पुअर वो होते हैं, थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका वो हो गए जो कि गरीबी रेखा है, कभी ऊपर कभी गरीबी रेखा के नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी अमीर कभी गरीब, वो ऐसी स्थिति में है। तो चर्निंग तो नहीं। सवाल में पूछता है जो लोग गरीबी रेखा के ऊपर कभी गए ही नहीं, कभी नहीं गए, दे आर कॉल्ड क्रॉनिक पुअर, दे आर कॉल्ड क्रॉनिक पुअर। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। मैंने आपको यहाँ सारे पुअर पीपल की कैटेगरी एक्सप्लेन करी है, अब ध्यान रखोगे इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, द पीपल हु मूव इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी लाइन आर कॉल्ड। मैंने अभी एक्सप्लेन किया, वो लोग जो पॉवर्टी लाइन के अंदर तो कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर मूव करते रहते हैं, उनको क्या कहेंगे? देखो, उनको कहते हैं चर्निंग पुअर, ठीक है, उनको चर्निंग पुअर कहते हैं। वो मूव करते रहते हैं हमेशा, कभी वो एक स्टेबल कंडीशन में नहीं होंगे, कभी अमीर कभी गरीब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अंडर विच अप्रोच it is assumed that the benefit of economic growth reaches down to all the sections of society। बोलता है किस अप्रोच के तहत ये मान लिया गया है कि जो भी बेनिफिट है इकोनॉमिक ग्रोथ का वो सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के रीचेस डाउन टू ऑल द सेक्शंस, वो सोसाइटी के सारे सेक्शंस को पहुंचता है। पहला पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, दूसरा टिकल डाउन अप्रोच, तीसरा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। देखो, जो नहीं है ना, मैं वो स्टार्टिंग में ही छाटती जाती हूँ। पहला पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन भी गलत है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इसमें ऐसा कोई एजम्पशन नहीं होता है कि हमने सिर्फ सबको जो है सोसाइटी के हर एक सेक्शन को फायदा पहुंचाना है। इस तरह के प्रोग्राम्स का रूरल पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इज मेनली मेंट फॉर पुअर पीपल, तो भाई हमें गरीबी दूर करना है, इसलिए ये प्रोग्राम बनाया जाता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन भी गरीबों के लिए ही करना है कि देश में गरीबों का स्तर जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, गरीबी बढ़ रही है, तो उनको ठीक करने के लिए रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है। फोर्थ ऑप्शन है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो इसका भी कहीं ना कहीं वही एम है, गरीबी दूर करना। सेकेंड जो ऑप्शन है टिकल डाउन अप्रोच, ये होगा आपका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 18 का, जहाँ पे कहता है कि इस अप्रोच के तहत मान लिया जाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का जो बेनिफिट है वो सबको पहुंचेगा, अमीर भी गरीब भी हर तरह के,
जो लोग हैं सोसाइटी में सबको। ऑप्शन बी सही जवाब 18 नंबर सवाल का। 19 नंबर में कह रहा है MPCE स्टैंड्स फॉर, अभी अभी हमने ऊपर डिस्कस भी किया था, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। फिर भी हम बाकी के ऑप्शंस देखेंगे। बी बोलता है मिनिमम पर कैपिटा, बिल्कुल नहीं। सी बोलता है मैक्सिमम पर कैपिटा, नहीं। डी इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन ए सही जवाब। MPCE का फुल फॉर्म है मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, जो कि लोगों के द्वारा किया जाता है ऑन फूड। Question number 20. Which measures of poverty indicates towards the large inequality of income in the society? बोलता है कौन सा गरीबी का जो उपाय है वो इंडिकेट करता है, गरीबी दूर करने का उपाय कह सकते हैं आप, जो इंडिकेट करता है लार्ज इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम इन दी सोसाइटी। आय के असमानता को दिखाता हुआ कौन सा इंडिकेटर है गरीबी का? सबसे पहला एब्सोल्यूट पॉवर्टी, दूसरा रिलेटिव पॉवर्टी, तीसरा बोलता है दोनों होगा, चौथा बोलता है ना पहला होगा ना दूसरा होगा। तो इसका सही जो जवाब है वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी नहीं है, दोनों न तो होगा नहीं, और दोनों नहीं होगा तो दोनों में से ऐसा नहीं है कि दोनों ही नहीं होगा। ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब होगा। ऑप्शन बी से हम जो कि रिलेटिव पॉवर्टी है, हम उससे इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम का पता लगाते हैं। अभी अभी हमने ऊपर एक आध एग्जाम्पल में भी इस बात को डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कमीशन हाउ मेनी एवरेज डेली कैलोरीज पर पर्सन डिफाइन द पॉवर्टी लाइन इन अर्बन एंड रूरल एरिया। ध्यान रखना है अर्बन एरिया के लिए कितना कैलोरी है, मैंने अभी अभी आपको बताया भी था। अर्बन एरिया के लिए है 2100 कैलोरीज पर डे, और रूरल पीपल के लिए है 2400 कैलोरीज पर डे। सोचोगे आप कि रूरल पीपल के लिए ज़्यादा क्यों? बिकॉज रूरल एरियाज में जो लोग होते हैं वो फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा करते हैं, इसलिए उनकी कैलोरीज इनटेक को ज़्यादा रखा गया है अर्बन एरियाज के लोगों की तुलना में। अब ये ऑप्शंस में कहाँ मैच कर रहा है? ए तो नहीं, बी मैच कर रहा है, सी तो बिल्कुल नहीं, डी भी बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 21 का। अगले सवाल पे चलेंगे। 22 बोलता है स्कीम फॉर कंस्ट्रक्शंस ऑफ होम टू बी गिवन टू द पुअर फ्री ऑफ कॉस्ट वाज। कौन से स्कीम के तहत गरीबों को घर बनाने के लिए जो पैसा है, गरीबों को घर दिया गया है, बना बनाया घर फ्री ऑफ कॉस्ट? पहला ऑप्शन जवाहर आवास योजना, दूसरा राजीव आवास योजना, तीसरा इंदिरा आवास योजना, चौथा नन ऑफ दीज। देखो पहला ऑप्शन नहीं है, जवाहर आवास योजना जैसी कोई योजना नहीं है, आज राजीव आवास योजना भी नहीं है, नन ऑफ दीज नहीं होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 22 का। हम लोगों ने इस प्रोग्राम का नाम भी सुना है, इंदिरा आवास योजना, जिसके तहत गरीबों को घर दिया गया फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23। एब्सोल्यूट पॉवर्टी इन इंडिया इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। एब्सोल्यूट पॉवर्टी को हम कैसे मेजर करते हैं? जीडीपी से, पर कैपिटा इनकम से, पॉवर्टी लाइन से, या गिनी कोएफिशिएंट से? तो गरीबी को मेजर करते हैं हम, एब्सोल्यूट पॉवर्टी को हम मेजर करते हैं पॉवर्टी लाइन से। गिनी कोएफिशिएंट जो है वो रिलेटिव पॉवर्टी का को मेजर करने का तरीका है। पर कैपिटा इनकम जनरल हम कंपैरिजन में जाते हैं, जीडीपी से हम अन्य चीज़ों, देश के विकास के बारे में पता करते हैं, गरीबी रेखा से हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी का पता लगाते हैं। सी ऑप्शन सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 23 का। अगला सवाल 24। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स मेक कैजुअल लेबरर्स द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन इन द सोसाइटी? कौन सा फैक्टर कैजुअल लेबरर्स को सोसाइटी का सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला क्षेत्र बनाता है? पहला, दे हैव नो जॉब सिक्योरिटी, दूसरा दे आर नॉट स्किल्ड। देखो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। कैजुअल लेबरर्स का मतलब ही हुआ कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, डेली वेजर्स है, स्किल्ड नहीं होते इसलिए मजबूरी है, काम करना पड़ेगा मजदूरी का। तीसरा ऑप्शन, दे डू नॉट जनरेट इनफ सरप्लस टू सस्टेन देमसेल्व्स, उनके पास इतना पैसा ही नहीं हो पाता है कि वो अपने सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन कर सके। तो ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी सही जवाब है आपके क्वेश्चन नंबर 24 का, जहाँ पे है ऑल ऑफ दीज। ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं कैजुअल लेबरर्स को और भी ज़्यादा वुल्नरेबल सेक्शन बनाने के लिए सोसाइटी का। और अब मूव कर जाएंगे अगले सवाल पर, जो कि आई गेस लास्ट ही क्वेश्चन है हमारे इस चैप्टर का बिल्कुल, जो कि है द PAPs
have failed to yield desired result due to which of the following reasons। ठीक है, ये PAPs जो है वो फेल हो गया इंडिया में इसके डिजायर्ड रिजल्ट को प्राप्त करने में, और उसके पीछे का कारण क्या है ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एलोकेटेड फॉर सच प्रोग्राम्स इज नॉट सफिशिएंट। ये PAPs क्या आप समझ रहे हो? PAPs इज पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स। गरीबी को दूर करने से संबंधित जितने भी प्रोग्राम्स हैं उन प्रोग्राम्स को देखो बहुत लंबे समय से अपनाया जा रहा है, बावजूद उसके इंडिया में गरीबी खत्म नहीं हुई। तो सवाल है कि क्या कारण है इन प्रोग्राम्स के फेल हो जाने के पीछे। तो पहला बोलता है कि इतने रिसोर्सेज अलोकेट ही नहीं किए गए जितने रिसोर्सेज की इन प्रोग्राम्स को ज़रूरत थी। पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है ऑफिशियल्स इन्वॉल्व्ड आर इनएडिक्वेटली ट्रेन्ड। जो भी ऑफिसर्स या एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से लोग इस तरह के प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व हुए वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं थे। देखो ये भी रीज़न सही है। तीसरा है नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल लेवल इंस्टीट्यूशंस इन प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ऐसा भी हुआ कि प्रोग्राम्स के फेल हो जाने के पीछे का रीज़न कि प्रोग्राम जिन लोगों के लिए बनाया गया उन लोगों के द्वारा कोई बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी इस तरह के प्रोग्राम में देखने को नहीं मिली, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम्स फेल हो गए, इंडिया में गरीबी दूर नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं सारे के सारे ऑप्शन सही है, इसलिए इस सवाल का जो जवाब है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा छिप गया है, थोड़ा गंदा हो गया है, देखना आप। ऑप्शन नंबर डी जो कि है ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दी एबव जितने भी हैं वो सारे के सारे आपके रीज़न हैं इंडिया में पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स के फेल होने के पीछे। और यही कारण है कि 1950 से योजनाओं के बनने की शुरुआत हुई, 90 तक योजनाएं बनी, 1991 में फिर से इकोनॉमिक रिफॉर्म करके सुधार किया गया, उसके बाद प्रोग्राम्स और बने, उसमें भी गरीबी दूर करने के लिए प्रोग्राम्स बने, पहले भी बन रहे थे, और अब भी हम पहुंच चुके हैं 2023 में। लेकिन आप देखोगे कि इंडिया में गरीबी जो है वो ख़त्म नहीं हुई है। तो प्लानिंग के लगभग 80 वर्ष बीत चुके हैं, 8 डिकेड्स हो चुके हैं, और बावजूद इसके इतनी प्रोग्राम्स प्लानिंग करने के बावजूद इंडिया में योजनाओं का वो रिजल्ट नहीं मिला कि गरीबी खत्म नहीं हुई। तो उसके पीछे ये कारण है, इनके अलावा और भी कारण हैं ज़रूर। इसी के साथ हम हमारा ये जो चैप्टर है जहाँ पे हम इंडियन इकोनॉमी के फर्स्ट चैलेंज को डिस्कस कर रहे थे, विच इज़ द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, विच इज़ पॉवर्टी, और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने आज के क्लास में फिनिश कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अगले प्रॉब्लम को डिस्कस करते हुए, अगले चैलेंज को डिस्कस करते हुए, जो कि हमारा होगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। थैंक यू।